प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपका केमिस्ट्री की इस अनोखी दुनिया में, जहां आपके अपने डीजी सर आपको सिखा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों, मिशन 111 के अंदर हमारा पड़ाव धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है आयनिक इक्विलिब्रियम, और आज हम लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने डिस्कस किया था आयनिक इक्विलिब्रियम में एसिड बेस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी, आर्हेनियस एसिड बेस थ्योरी, लेविस एसिड बेस थ्योरी। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में आगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं और किस तरह से हमें इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। तो आप तैयार हैं काउंटडाउन के लिए? तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के लेक्चर की। पहला टॉपिक आज का है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड पीएच स्केल। यस बच्चों, इस चैप्टर में आपको जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि भैया हमने एसिड समझ लिया, बेस समझ लिया। एसिड और बेस को जब हमने रिएक्ट करवाया तो हमें सॉल्ट मिलेंगे बहुत सारे, और जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करेंगे, अगर हम एसिड को पानी में डिसॉल्व कर दें, अगर हम बेस को पानी में डिसॉल्व कर दें, या हम किसी सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दें, तो उस पानी में जाने के बाद जो नेचर है वो एसिडिक हो जाता है। और अगर हम उस सॉल्यूशन का पीएच के बारे में आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, ये पीएच आखिर आया कैसे, ये कैसे डिसाइड होता है कि किसी भी कंपाउंड का पीएच निकालेंगे कैसे, इस सब के बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की, है ना। तो बच्चों, वाटर के बारे में सबसे पहले एक बात समझिए कि वाटर जो होता है, पानी जो होता है, वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर पर पानी जो है डिसोसिएट हो जाता है। पानी जो है वो डिसोसिएट हो जाता है H+ आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में, मतलब प्रोटॉन में और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर ये डिसोसिएट हो जाता है। गेट इट। और अगर मैं इस इक्विलिब्रियम का, पानी के इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दूं, तो मैं इसी को कहूंगा आयनिक प्रोडक्ट। इसे मैं यहां पर एक सिंबल लगा दूंगा KW, और इस KW को ही कहा जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट। सो आयनिक प्रोडक्ट क्या है यहां पर? आयनिक प्रोडक्ट, जिसका नाम आयनिक प्रोडक्ट बोला जा रहा था, एग्जैक्टली ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वाटर के लिए। वाटर जो डिसोसिएट हो रहा है उसके लिए ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मेरे प्यारे बच्चों। और ये जो KW है, ये जो KW है, इसको हम लिख देंगे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जैसा हम इक्विलिब्रियम के लिए लिखते आए हैं। इट इज द एक्टिव मास ऑफ H+ आयन एंड इट इज एक्टिव मास ऑफ OH- आयन का जो प्रोडक्ट है, जो ये आयनिक प्रोडक्ट है, ये क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ H+ आयन एंड OH आयन प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम फॉर वाटर। वाटर के इक्विलिब्रियम के लिए ये जो प्रोडक्ट है, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन है, वो किसके बराबर है? इस आयनिक प्रोडक्ट KW के बराबर है। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसी के बाद बात करते हैं बेटा। देखो, बहुत छोटी छोटी बातें आयनिक प्रोडक्ट और पीएच स्केल से रिलेटेड होती हैं। देखो, अगर हम एट 25 डिग्री सेल्सियस पे बात करते हैं, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे बेटा, ये जो KW का वैल्यू होता है, ये 10⁻⁻14 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10⁻⁻14 हो जाता है। और किसी भी समय में एट एनी टाइम ये जो H+ आयन के कंसंट्रेशन, अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा भी दूं या कम भी कर दूं, तब ये H+ आयन का कंसंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा? OH आयन के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेता, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लेता हूं, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मुझे H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, H+ आयन का कंसंट्रेशन इज √of KW। और क्या मैं ऐसा इसको अंडर निकालता हूं, तो ये 10⁻⁻14 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका वैल्यू 10⁻⁻7 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी के लिए, वाटर के लिए H+ आयन का कंसंट्रेशन और OH आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि ये बराबर है, दोनों मिलाकर 10⁻⁻7 आएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर ये जो कंसंट्रेशन है, इसे कहा जाता है 10⁻⁻7। वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं, देखो, अगर
हम इसका एक नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन बनाएं, है ना, एक नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन बना लें। तो अगर मैं किसी का भी नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन बनाता हूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, जैसे कि मैंने लिखा पी के डब्ल्यू, मतलब ये आयनिक प्रोडक्ट का पावर निकाल रहे हैं हम, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ के डब्ल्यू, ऐसे लिखूंगा। आया समझ में? उसी तरह से देखो, अगर मैं इसी को पी एच लिखना चाहता हूं तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। तो पीएच निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन निकालेंगे, किसका, H प्लस आयन का। उसी तरह से एक टर्म होती है POH, है ना, इसे कहते हैं माइनस लॉग ऑफ नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। गेट इट? जब मैं इस नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन को लिखता हूं तो ये नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन क्या हो जाएगा, के डब्ल्यू का वैल्यू पी के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। अब यहां से देखो, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 से, बाय इक्वेशन 1 से अगर हम देखें तो हमारे पास है के डब्ल्यू बराबर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इंटू OH आयन का कंसंट्रेशन। अगर मैं दोनों तरफ का नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन लेता हूं, मतलब मैं नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ के डब्ल्यू ले लेता हूं और इसको भी माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन लिखता हूं और इसको भी मैं लिख देता हूं माइनस लॉग ऑफ OH आयन का कंसंट्रेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी के डब्ल्यू के बराबर हो जाएगी। कैसे लिखेंगे बेटा, पी के डब्ल्यू, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी एच के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पी ओ एच के बराबर हो जाएगी। आई बात समझ में? तो पी के डब्ल्यू बराबर होता है पी एच प्लस पी ओ एच के बराबर। नाउ अगर हम बात करें तो 825 डिग्री सेल्सियस पर हमारा के डब्ल्यू का वैल्यू कितना लिखा गया था, 10 की पावर माइनस 14। तो हमारे पी के डब्ल्यू का वैल्यू कितना होगा, माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 14। इसको आगे लेके आएंगे, लॉग सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा, पी के डब्ल्यू का वैल्यू हो जाएगा 14। इसीलिए पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू कितना होगा, 14 14 14 14। तो पीएच स्केल एट 25 डिग्री सेल्सियस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 25 डिग्री सेल्सियस पर पीएच प्लस पीओएच का सम कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। और अगर मुझे पीएच मालूम हो और मुझे पीओएच निकालना है तो 14 से माइनस कर देंगे, और अगर मेरे पास पीओएच होगा और मुझे पीएच निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, 14 से माइनस करूंगा। तो अब यहां पे ध्यान रखना कि व्हाट इज पीएच। अगर हम पीएच की बात करें तो पीएच क्या है, पीएच होता है नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ H प्लस आयन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितना H प्लस आयन का कंसंट्रेशन होता है उसे हम कहते हैं पीएच वैल्यू। वहीं पे अगर हमें किसी बेस के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम बोलेंगे पीओएच का वैल्यू। तो ये कैसे निकालेंगे, माइनस लॉग ऑफ OH आयन का कंसंट्रेशन। अगर मेरे पास किसी समय में किसी जगह पे OH आयन का कंसंट्रेशन है तो हम कैसे निकालेंगे, तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि अगर हमें OH आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, सॉरी OH आयन का कंसंट्रेशन पता है तो हम POH का वैल्यू निकालेंगे और POH से हम पीएच निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास H प्लस आयन का कंसंट्रेशन और OH निकालना है, या OH आयन का कंसंट्रेशन और H पता करना है, तो हम इस इक्वेशन का मदद लेंगे कि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर हमारे पास हमें निकालना है और OH आयन का कंसंट्रेशन मुझे पता है तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, KW डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। और ये हमेशा हमेशा पानी के अंदर इक्विलिब्रियम के लिए ये हमेशा हमेशा ये जो रेशो है, क्योंकि ये KW जो होता है ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये जो आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट है, आयनिक प्रोडक्ट KW is kind of equilibrium constant,
So it is only depends upon, very इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर। सिर्फ टेम्परेचर पे ये डिपेंड करेगा और किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। मतलब अगर मैं इसके अंदर कोई भी चीज ऐड कर दूं, मतलब मैं एक्स्ट्रा H प्लस आयन डाल देता हूं या एक्स्ट्रा OH आयन डाल देता हूं या इसमें एसिड मिला दूं या बेस मिला दूं पानी में, तब ये KW चेंज नहीं होगा। अगर पानी के अंदर आप क्या मिला रहे हो, एसिड मिला रहे हो, अगर हम पानी में क्या मिलाएं, अगर हम पानी में ऐड करें, एसिड ऐड करेंगे तो बेटा H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और OH आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। बट एट 25 डिग्री सेल्सियस KW का वैल्यू 10 की पावर -14 ही रहेगा, फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बोलता हूं कि इसमें अगर हम एक ऐड करें बेस को, अगर मैं बेस ऐड करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा और OH आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। बट KW स्टिल 10 की पावर -14 ही रहेगा। इसको समझिए, इसको क्लियर रखिए दिमाग में, क्योंकि KW किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि एक तरह का डिसोसिएशन है, पानी डिसोसिएट हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो KW जो है वो इंक्रीज करेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो KW का वैल्यू इंक्रीज करेगा और इसीलिए PKW का, वेरी इंपॉर्टेंट, PKW का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ध्यान से सुनना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो KW का वैल्यू इंक्रीज करेगा, KW का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। बट टोटल किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर, ये ध्यान रखना, एट एनी टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन। ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन टेम्परेचर के बदलने से pH स्केल की जो रेंज है वो चेंज हो जाएगी। बट ड्यू टू टेम्परेचर चेंज KW change, so that PKW change and range of pH scale चेंज हो जाएगा। बढ़ गया तो छोटा हो जाएगा, छोटा हुआ pH तो बड़ा हो जाएगा टेम्परेचर के चेंज होने से। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, KW बढ़ेगा, PKW छोटा हो जाएगा। PKW छोटा होगा तो pH स्केल का रेंज छोटा हो जाएगा। अभी जो 14 पर है, मान लो 13 पे आ गया तो 13 तक हो जाएगी रेंज, लाइक दैट। देखो अभी अगर हम बात करें एट, क्योंकि ज्यादातर कैलकुलेशन हम 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कर रहे हैं, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर अभी pH का वैल्यू जो है, pH स्केल का वैल्यू कितना है, pH बराबर pH प्लस POH बराबर 14 ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर pH का वैल्यू क्या होता है, इक्वल टू 7 होता है, मतलब एग्जैक्टली आधा। मतलब क्या हुआ कि यहां पर H प्लस आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन बराबर है, बराबर है। तो इसको बोलेंगे कि अभी मॉलिक्यूल, अभी जो सॉल्यूशन है, सॉरी अभी जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, अभी जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर ये pH का वैल्यू लेस देन 7 हो, ये लेस देन 7 तभी होगा जब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा और OH आयन का कंसंट्रेशन कम होगा।
इसका मतलब आपने उस पानी के अंदर एसिड मिला दिया है, टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, पानी में आपने एसिड मिला दिया है, इसीलिए वो सॉल्यूशन अब क्या हो चुका है, एसिडिक होगा। और जैसे जैसे H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा पीएच का वैल्यू घटता जाएगा और OH आयन का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा, इसीलिए POH का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। पर पीएच स्केल का वैल्यू चेंज नहीं होगा, 14 ही रहेगा, क्योंकि ये KW पर ही डिपेंड करता है। जब तक KW चेंज नहीं होगा ये 14 ही रहेगा। और ये KW किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। पर ये दोनों जो हैं ये कंसंट्रेशन H+ और OH आयन के बदलने से बदलते जाएंगे। अभी यहां पर देखो, अगर मैं बोलता हूं पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7 है, इसका मतलब क्या हुआ कि H+ आयन का कंसंट्रेशन कम है और OH आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। मतलब सॉल्यूशन बेसिक है अभी। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक सॉल्यूशन है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरह से हम पीएच को प्रिडिक्ट करें कि पीएच के बदलने से सॉल्यूशन बड़ा ही चेंज हो जाता है। पर KW कब बदलेगा, जब टेम्परेचर बदलेंगे। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है। अब आगे बात करते हैं पीएच ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर पीएच निकालने के लिए क्या करना है, माइनस नेगेटिव लॉगरिथमिक फंक्शन लेना है, किसका, H+ आयन का। किसका निकालना है, स्ट्रॉन्ग एसिड का निकालना है। मान लीजिए स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब एक बात बड़ी सिंपल है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, 100% आयनाइज होता है, या स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या होता है, 100% आयनाइज होता है। 100% आयोनाइज होता है ये। अगर 100% आयनाइज होगा तो जो भी एसिड होगा उसके रिस्पेक्ट में 100% जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है वो अवेलेबल होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि HCl है, अगर ये डिसोसिएट होता है तो 100% जितना आपकी इसकी मोलारिटी होगी उतने ही H+ आयन आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, मोलारिटी जो इसकी कंसंट्रेशन है उसके फॉर्म में आपको H+ आयन फॉर्म पता कर लेना है। ठीक है, जो भी कंसंट्रेशन होगा किसका, एसिड का, एसिड के कंसंट्रेशन के बराबर H+ आयन का कंसंट्रेशन होगा। यहां पर एक बात ध्यान रखें, हम कंसंट्रेशन रखेंगे इन फॉर्म ऑफ नॉर्मेलिटी। मान लो जैसे कि H2SO4 हुआ तो H2SO4 में क्या होगा, 2 H+ आयन निकलेंगे। तो वहां पे जो N फैक्टर है, जो H+ आयन है, वो उसकी जो एसिड है उसके टाइप पर डिपेंड करेगा कि एसिड कौन सा है। अगर HCl है तो वहां पर एक ही H+ आयन अवेलेबल होगा। H2SO4 है तो वहां 2 H+ आयन अवेलेबल होंगे। अगर वो 100% डिसोसिएट हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो आपको क्या करना है, अगर हम किसी भी एसिड का पीएच निकाल रहे हैं तो पीएच निकालते समय, स्ट्रॉन्ग एसिड के पीएच निकालते समय हमें क्या करना है, माइनस लॉग ऑफ H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना है। और ये H+ आयन का कंसंट्रेशन हो जाएगा नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। तो आपको क्या करना है, जो भी एसिड आप मिला रहे हो उसकी नॉर्मेलिटी रख देना है। तो माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी रखना है, ये ध्यान रखिए। क्या रखना है यहाँ पे, नॉर्मेलिटी रखना है। मोलारिटी के फॉर्म में मत रखिए, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करके रखेंगे तो इजी आपका आसानी से जो भी आंसर है वो गलत नहीं आएगा। सिमिलरली अगर यही चीज हमें क्या करनी हो, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए निकालना हो, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर हमें क्या कैलकुलेट करना है, पीएच कैलकुलेट करना है। पर स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी बेस हुआ, जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए थे NaOH, चलो NaOH ले लेते हैं। NaOH डिसोसिएट होगा तो Na+ और OH आयन में मिलेगा। तो ये तो डिसोसिएट होने पर हाइड्रोक्सिल आयन देगा, तो हमें जो कंसंट्रेशन मिलेगा वो हाइड्रोक्सिल आयन का ही मिलेगा। तो इसकी मदद से हम पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, POH कैलकुलेट करेंगे। और ये POH किसके बराबर होगा, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन के बराबर होगा। और ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ये कैलकुलेट करने के लिए आप नॉर्मेलिटी रख देंगे इस सॉल्यूशन की। किस सॉल्यूशन की, जिसका बेस आपने यूज किया है। सो POH अगर स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारे पास तो हम क्या करेंगे, POH निकालेंगे बेस के लिए और उसकी नॉर्मेलिटी रखेंगे। और pH निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में 14 में से इस POH वैल्यू को माइनस कर देंगे। इससे हमें मिल जाएगा pH का वैल्यू, की सॉल्यूशन का pH कितना है। अगर हमें pH ही निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखना, किसी भी सॉल्यूशन में जैसे जैसे pH बढ़ता जाता है POH का वैल्यू कम होता जाता है। जैसे जैसे POH बढ़ता जाएगा pH का वैल्यू कम होगा। दोनों इक्वल तभी हो सकते हैं जब वो सॉल्यूशन कंप्लीटली
न्यूट्रल है। दोनों इक्वल तभी होंगे जब सॉल्यूशन कंप्लीटली न्यूट्रल होगा, तभी पीएच और पीओएच इक्वल टू 7 हो जाएंगे। एक और चीज, मान लो कि हमें दो एसिड हैं, हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग एसिड हैं या दो स्ट्रॉन्ग बेस हैं, या एक एसिड स्ट्रॉन्ग है और एक बेस स्ट्रॉन्ग है, दोनों को मिक्स किया गया है। ऐसे कुछ केसेस भी आ सकते हैं। सो अगर मेरे पास मान लीजिए क्या है, फर्स्ट केस मिक्सिंग ऑफ टू एसिड है, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू एसिड्स अगर हम कर दें, तो हमें क्या करना है, दो अलग अलग अगर एसिड हमारे पास है तो हमें क्या करना है, उसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है। जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी है वो ले निकालना है। वो कैसे निकालेंगे सर, पहले वाले की नॉर्मेलिटी इंटू दूसरे वाले का पहले वाले का वॉल्यूम, दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी इंटू उसका वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। और अगर इससे ज्यादा एसिड हो तो और ज्यादा ऐड करते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे। और इस रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी को निकालने के बाद जो भी पीएच होगा वो रख देंगे माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट, ऐसे रख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपको पीएच का। वहीं पे अगर हमें हमारे पास क्या हो, मिक्सिंग किया गया हो दो बेस का, स्ट्रॉन्ग बेस की बात चल रही है बेटा, अभी वीक की बात नहीं की मैंने। तो हम क्या करेंगे, दो बेस को अगर आप मिला लें तो दोनों बेस की जो नॉर्मेलिटी है वो निकालेंगे, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। कैसे निकालेंगे, N1V1 प्लस N2V2 प्लस समथिंग समथिंग डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस समथिंग समथिंग। अब ये नॉर्मेलिटी क्या डिफाइन कर रही है, हाइड्रोक्सिल आयन का कंसंट्रेशन। तो हमें एग्जैक्टली पहले क्या मिल जाएगा, POH मिलेगा, जिसे हम लिख देंगे माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी रिजल्टेंट। और फाइनली फिर पीएच निकालने के लिए हम 14 में से POH का वैल्यू माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हमें उस सॉल्यूशन का पीएच मिल जाएगा। तो जब भी हमारे पास बेस हो, पीएच निकालने के पहले हमें हमेशा POH पहले निकालना पड़ेगा। नाउ सर अगर मान लीजिए आपने एक एसिड और एक बेस मिला दिया, एसिड प्लस बेस का मिक्सचर है, आपने ऐसा किया, तो ये तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो आपको क्या करना है, एक रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, N1V1 माइनस N2V2 का फंडा लगाना है। सर ये कौन होगा, जो भी ज्यादा होगा मात्रा में, एक्सेस में होगा, उसे आप पहले लेंगे। जो एक्सेस में है वो ज्यादा वाला, इसको पहले लेंगे, और जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसको बाद में लेंगे, और डिवाइडेड कर देंगे V1 प्लस V2 करके। और इस तरह से आप रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकाल लेंगे। अगर मान लो कि एसिड एक्सेस में है, अगर एसिड एक्सेस में, इफ एसिड इन एक्सेस, एसिड अगर एक्सेस में है तो हमें क्या होगा, पहले पीएच मिल जाएगा, और वो पीएच क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी जो रिजल्टेंट मिली, क्योंकि तब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। और अगर मान लो कि बेस एक्सिस में है तो क्या होगा, हमें पहले POH मिल जाएगा और माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी वही करना है, क्योंकि तब हाइड्रोक्सिल आयन की मात्रा ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, बचा हुआ रह जाएगा। वो हाइड्रोक्सिल आयन कितना बच गया, वो जितना भी हाइड्रोक्सिल आयन बचेगा उसकी नॉर्मेलिटी निकाल के पहले POH निकाल लो, तो सॉल्यूशन का पीएच कितना है वो भी निकल आएगा। तो एसिड और बेस अगर स्ट्रांग है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे पीएच का वैल्यू। नाउ अब हम बात करते हैं पीएच ऑफ अ वीक एसिड एंड वीक बेस। इसके केस में क्या करना है, देखो करना कुछ नहीं है, एसिड हो या बेस हो, पता तो पहले यही करना होता है, चाहे वीक एसिड हो, चाहे वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, बेटा पता तो यही करना होगा ना कि H प्लस आयन सॉल्यूशन में कितना है। बस फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड 100% आयनाइज होता है और वीक एसिड या वीक बेस 100% आयनाइज नहीं होता है, इसकी कुछ ना कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी।
सो क्या बात ध्यान रखनी है कि वीक एसिड और बेस डू नॉट 100% आयोनाइज, ये 100% आयोनाइज नहीं होते हैं। सो मान लेते हैं, देखो अगर मान लीजिए कि एक एसिड है, वीक एसिड है, अगर मैं केस मानूं वीक एसिड का, तो एक वीक एसिड के लिए हम मान लेते हैं कि एक वीक एसिड है जिसका नाम रखा हमने HA, ठीक है, मोनोप्रोटिक एसिड ही ले लिया है, और यहां पर क्या किया है, इक्विलिब्रियम बनाएंगे H प्लस आयन और A माइनस आयन, ये इसका कॉन्जुगेट बेस हो गया, इसने प्रोटॉन डोनेट किया। मान लेते हैं कि शुरुआत में ये 1 मोल है, मान लेते हैं शुरुआत में ये 1 मोल है, जो भी कंसंट्रेशन, मान लीजिए कि शुरुआत में C कंसंट्रेशन है, C मान लेते हैं, तो शुरू में बेटा ये कितना रहा होगा 0, ये कितना रहा होगा 0। ये बात चल रही है टाइम इक्वल टू 0 की, क्योंकि जब कोई चीज इक्विलिब्रियम पर पहुंचती है तो कुछ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, उतना ही पार्ट डिसोसिएट होता है, बाकी पूरा पार्ट डिसोसिएट नहीं होता है। तो 1 में से अल्फा, 2 में से 2 अल्फा, तो C में से कितना डिसोसिएट हुआ, C अल्फा, और ये कितना बना होगा C अल्फा, और ये कितना बना होगा C अल्फा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह 100% डिसोसिएट नहीं हुआ एसिड, तो कितना डिसोसिएट हुआ, बस C अल्फा डिसोसिएट हुआ। तो अब बताओ सॉल्यूशन में H प्लस आयन कितना है, अरे भैया सॉल्यूशन में H प्लस आयन तो C अल्फा के बराबर हुआ ना, सॉल्यूशन में C अल्फा के बराबर क्या हुआ, H प्लस आयन हुआ। क्योंकि यहां पर एक इक्विलिब्रियम है, तो इस इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट भी होगा, क्योंकि ये एक एसिड है, तो इसको हम बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, जिसे हम नाम रखेंगे K है। जैसे हम आयनिक प्रोडक्ट बोलते हैं वाटर के लिए, तो वो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वाटर का, ऐसे ही इसको बोलेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर किसके लिए, एसिड के लिए। और इसका वैल्यू कैसे रखेंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएगा H प्लस आयन का वैल्यू इंटू A माइनस डिवाइडेड बाय HA। व्हाट इज दिस, ये जो Ka का वैल्यू है ये क्या है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है, ये Ka। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये Ka बराबर हो जाएगा, इसका वैल्यू है C अल्फा, इसका वैल्यू है C अल्फा डिवाइडेड बाय C माइनस C अल्फा, ऊपर वैल्यू आ गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, Ka का वैल्यू हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, इसमें से C हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया 1 माइनस अल्फा। अगर ये अल्फा बहुत छोटा हो 1 से, अगर ये अल्फा बहुत छोटा हो 1 से, तो ये Ka का वैल्यू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय C हो जाएगा। कब होगा, जब अल्फा जो है बहुत ही छोटा है 1 से, ऐसा कोई केस बन जाए, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है, आयनाइजेशन बहुत कम है, C से ये C कट जाएगा, अल्फा C अल्फा स्क्वायर आ गया, Ka का वैल्यू कितना बन गया, C अल्फा स्क्वायर बन गया। तो यहां से देखो ये क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक एसिड। अगर मुझे डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इससे हम अल्फा भी निकाल सकते हैं। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसका वैल्यू कितना हो गया, इसका वैल्यू आ गया √Ka बाय C। यहां पर Ka क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, C क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है जो हमने शुरुआत में लिया था। अब आते हैं मुद्दे पर कि हमें एसिड का पीएच निकालना है, तो हमें चाहिए H प्लस आयन, उसमें अवेलेबल कितने हैं, और वो H प्लस आयन अवेलेबल है C अल्फा के बराबर। और अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू हो गई है हमारी ये C इंटू अल्फा की वैल्यू हो गई √Ka बाय C। इस C से ये C कैंसिल करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, √Ka इंटू C, ऐसा बचेगा। इसका मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकालने का तरीका फॉर अ वीक एसिड क्या होगा, एक तरीका तो या तो मेरे पास C और अल्फा दोनों हो, एक तरीका, पहला तरीका C और अल्फा दोनों नहीं है तो दूसरा तरीका √Ka इंटू C, ऐसा किया जाए। दिस इज द H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। अब इस H प्लस आयन के कंसंट्रेशन को हम लॉगरिथमिक फंक्शन में रख देते हैं।
सो माइनस इसी से हमारा पीएच बन जाएगा। किसका पीएच निकाल रहे हैं भैया? वीक एसिड का। माइनस लॉग ऑफ, या तो मैं इसको ऐसा लिख दूं सी अल्फा, या फिर मैं इसको ऐसा लिख दूं। अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो ये पीएच का वैल्यू क्या बन जाएगा? माइनस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ अल्फा। इस तरीके से अगर मेरे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो तो हम अल्फा की वैल्यू रख के सी की वैल्यू रख के पीएच निकाल सकते हैं। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है सर जी? पीएच निकालने का। पीएच बराबर, ये दूसरा तरीका है वीक एसिड के लिए। इसको हम ऐसे रख दें के ए इंटू सी, और इन सब की पावर 1/2 है, अंडर रूट में था। इसको आगे ले लेते हैं। सो पी एच का वैल्यू ये कितना हो जाएगा? -1/2 लॉग के डब्ल्यू इंटू सी, ऐसा रख देते हैं। अब ध्यान से देखो, इस माइनस को अंदर लेके गए तो माइनस लॉग के डब्ल्यू हो जाएगा, और ये माइनस, तो इसका मतलब पी एच का वैल्यू हाफ माइनस लॉग ऑफ के डब्ल्यू माइनस लॉग ऑफ सी, ऐसा लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब क्या लिख देंगे हम? पी एच बराबर हाफ, तो यहां बच रहा है हमारा, इसको क्या लिख सकते हैं? पी के डब्ल्यू। याद करो, पी के डब्ल्यू जैसा पी के ए हो जाएगा। ये डब्ल्यू डब्ल्यू हटाना है भैया, डब्ल्यू नहीं है यहाँ पे, ए है, ए है ये, क्योंकि ये एसिडिक कांस्टेंट था, है ना गुरुदेव? यस, पी के ए, और ये है माइनस लॉग सी। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। कब? वीक एसिड के लिए। सिमिलरली, सिमिलर वे से अगर हम एक वीक बेस के लिए निकालेंगे, फॉर अ वीक बेस, तो ध्यान से देखना, फॉर अ वीक बेस, अगर हमारे पास वीक बेस हो, फॉर वीक बेस, अगर हमारे पास एक वीक बेस वाली कंडीशन हो, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें यहां पर मिलेगा OH आयन का कंसंट्रेशन, और वही OH आयन का कंसंट्रेशन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम फिर से निकालेंगे सी अल्फा। ये बेस के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगी और इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा, और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ के, क्योंकि बेस है, वीक बेस है, तो यहां के भी आ जाएगा के की जगह, और यहां आ जाएगा सी। इसी से हम निकाल लेंगे पहले POH, क्योंकि बेस से हमेशा पहले POH निकलेगा, और ये POH का वैल्यू निकालने के दो तरीके हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ सी माइनस लॉग ऑफ अल्फा, ये पहला तरीका होगा अगर हमारे पास सी और अल्फा है। नहीं तो फिर हमें ये वाला फंडा लगाना पड़ेगा, POH बराबर हाफ, ब्रैकेट में आ जाएगा PKB माइनस लॉग सी। ये दूसरा तरीका है। ये कब लगाना है? जब हमारे पास KB का वैल्यू हो तो हम ये वाला तरीका लगा सकते हैं। ये OH आयन का कंसंट्रेशन निकलने के बाद POH निकलेगा, और फिर POH से हम pH कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर से वही 14 में से POH माइनस कीजिए तो pH का वैल्यू आ जाएगा। वहीं पे अगर हमें इसका KB का वैल्यू निकालना है तो KB बराबर हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और अगर हमें अल्फा का वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KB/C। और इस तरह से हम वीक एसिड और वीक बेस के लिए डिफरेंट जो भी हमें कैलकुलेशंस निकालनी होंगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब कुछ न्यूमेरिकल करके देखते हैं कि आखिर ये न्यूमेरिकल कैसे करने चाहिए थे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन ये पीएच ऑफ अब यहां पे ध्यान से देखो, ये क्या लिखा हुआ है? NaOH। तो डायरेक्ट पीएच नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा? तो सबसे पहले क्या करो, ये देखो NaOH जो है इसकी मोलारिटी दी है, आप इसको नॉर्मेलिटी में बदल लो। आदत ही डालना है नॉर्मेलिटी में बदलने की, तो इसकी नॉर्मेलिटी इसको मैं लिख सकता हूं। देखो पहले तो इस कंसंट्रेशन को लिख देंगे हम, ये मोलारिटी है 10⁻³ ऐसा लिख सकते हैं इसको। और नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलारिटी इंटू n फैक्टर होती है। इसका n फैक्टर 1 है, तो ये 10⁻³ इंटू 1 हो गया। आदत डालना है इसकी, कारण ये है कि यहाँ NaOH नहीं हुआ, CaOH टेकन ट्वाइस हो गया या BaOH टेकन ट्वाइस हो गया, तो फिर क्या करोगे? फिर आप गड़बड़ करके आओगे, इसलिए आदत डाल दो। ये नॉर्मेलिटी मिल गई, और इसी नॉर्मेलिटी से हम पहले क्या निकाल लेंगे? POH का वैल्यू निकालेंगे। क्यों सर POH क्यों निकालेंगे? क्योंकि बेस हमारे पास है। क्या वैल्यू हो जाएगी? माइनस लॉग ऑफ OH आयन का कंसंट्रेशन, जिसे हमें नॉर्मेलिटी के फॉर्म में रखना है, और POH का वैल्यू हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ, नॉर्मेलिटी कितनी है? 10⁻³ इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेटा POH का वैल्यू कितना आया? 3।
तो बताओ pH का वैल्यू कितना आएगा, 14 माइनस 3 बराबर कितना आया, 11। तो आंसर कितना होना चाहिए बेटा प्यारे बच्चों, 11। इजी था। चलो अगला देखो, पहला इजी था लेकिन थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा ये भी इजी है। देखो क्या दिया है, HCl और H2SO4 को मिलाया गया है और उस मिक्सचर की हमें, तो देखो सबसे पहले वो पहले मिक्सचर की नॉर्मेलिटी N1 कितनी हो जाएगी, तो मोलारिटी कितनी है पॉइंट, उसको लिख देंगे 0.01 इंटू उसकी एन फैक्टर लगा देंगे 1, तो ये पहले वाले की नॉर्मेलिटी आ गई। दूसरे वाले की नॉर्मेलिटी कितनी हो गई H2SO4 की, 0.01 इंटू 2, ये इसकी आ गई, ये हो गया 0.01 और ये हो गया 0.02, दोनों की नॉर्मेलिटी आ गई। अब आप क्या करेंगे, रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी निकालेंगे। तो पहले वाले का वॉल्यूम कितना है 200, तो 200 इंटू 0.01 प्लस दूसरे वाले का 400, तो 400 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय दोनों का वॉल्यूम कितना हो गया 600। इसमें इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आएगा 2 और ये हो गया 8, 8 और 2 10, तो 10 डिवाइडेड बाय 600, इससे इसको कैंसिल कर दें और 1/6 मतलब ये हो गया 1/6 इंटू 10 की पावर -1। अब इसका हम क्या करते हैं, 1/6 इंटू 10 की पावर -1 का लॉग ले लेते हैं। तो यहां पे देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम निकालेंगे P, क्योंकि ये H डायरेक्ट एसिड है तो H इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी हो गई हमारी -1/6 इंटू 10 की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 1/6 और ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -1। गॉट इट। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया लॉग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस लॉग 6 और ये हो जाएगा +1। राइट, log 6 का वैल्यू रख दीजिए और 1 में से उसको ऐड कर देते हैं। सो ये 1 प्लस समथिंग समथिंग आ जाएगा और log 6 का वैल्यू होता है, log 6 का वैल्यू होता है 0.77 के आसपास, तो ये मेरे ख्याल से 1.78 होना चाहिए। log 1 तो 0 हो गया, तो इसका टोटल आंसर देखो 0 प्लस 0.78 और +1 सब मिला के 1.78। तो आपको log निकालना आना चाहिए इसके लिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ 600 ml HCl और 0.2। 1 सेकेंड, देखो डायरेक्ट रख लेते हैं इसके अंदर रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी, है ना, तो मोलारिटी के फॉर्म में ना रखते हुए नॉर्मेलिटी के फॉर्म में, तो ये HCl की नॉर्मेलिटी बनाएंगे तो सेम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। तो ये कितना आएगा, देखो 600 तो वॉल्यूम है और इसकी नॉर्मेलिटी भी निकालेंगे तो 0.04 ही आएगी, प्लस सेकंड केस में वॉल्यूम आपका 400 है, H2SO4 के लिए मल्टीप्लाई 2 से कर देना नॉर्मेलिटी के लिए, तो ये 0.04 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। सो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी आ रही है वो रख दो पहले। तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितना हो गया, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया 24 प्लस ये हो गया 8 डिवाइडेड बाय टोटल हो गया 1000। ठीक है, अब यहां पे देखो ये 32 डिवाइड बाय हो गया 1000। गेट इट। अब यहां पे आप जो है टोटल जो है इसको हम लिख देते हैं, आपका रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी हो गई और यहां पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो ये आ गया pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 32 इंटू 10 की पावर, इसको -3 लिख देते हैं। ठीक है, गुड। अब यहां पे देखो इसको हम कैसा लिख सकते हैं बेटा, माइनस लॉग ऑफ 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 हो गया 2 की पावर, देखो 2 4 जा 8 जा 16 जा 32, 2 की पावर 5 और ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, ऐसे लिख दें। अब देखो यहां पे बेटा 2 की पावर 5 मतलब कितना हो गया, -5, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3 और ये माइनस माइनस हो गया बेटा
3, तो ये कितना हो गया 1.5, तो 3 में से गया 1.5, तो ये कितना आ रहा है लगभग 1.5 के आसपास का आंसर आना चाहिए। तो ये हो गया तुम्हारा 1.4 आंसर आना चाहिए। 3 में से ये 1.5 के आसपास चला जाएगा। सो आंसर आपका क्या आना चाहिए, लगभग 3rd आना चाहिए। गेट इट। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ 1000 व्हाट विल हैपन टू pH। देखो अगर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम लोग, इंक्रीज कर रहे हैं, कितने से 1000 से, मतलब 10 की पावर 3 से इंक्रीज कर रहे हैं, तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH का वैल्यू कम होगा। कितने से कम होगा, जो पावर है उस उतने फैक्टर से कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा बाय 3 से, उतने ही फैक्टर से, पावर के फैक्टर से कम हो जाएगा। फिर यहां पे देखो, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीओएच। पीओएच के फॉर्म में अरेंज करना है। तो ध्यान रखना, देखो जो बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस अगर होता है, सो बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो पीओएच का वैल्यू कम होता चला जाता है बेस के लिए। तो इन सब में सबसे अच्छा बेस तो यही दिख रहा है, तो बेस स्ट्रॉन्ग, तो मतलब इसका पीओएच सबसे कम होगा, बी। फिर देखो उसके बाद देखते हैं, तो यहां पर ये तो एसिड है, तो एसिड के लिए पीओएच सबसे ज्यादा होगा, मतलब ए सबसे ज्यादा होगा। अब बाकी बचे 2, ये न्यूट्रल है और ये एक बेसिक सॉल्ट है। क्या है ये, CH3COOH, क्योंकि ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो एक बेसिक सॉल्ट है, तो इसका भी पीओएच कम होगा। एंड देन न्यूट्रल वाले का आएगा, मतलब डी, तो ADCB, मतलब ये आंसर होना चाहिए 4th, ADCB। अगला देखते हैं बेटा, इक्वल वॉल्यूम, 2 इक्वल वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH और 0.01 मोलर HCl। तो मान लेते हैं दोनों के 1-1 लीटर मिला लिए, इक्वल वॉल्यूम में आप 1-1 लीटर ले लो, है ना, दोनों का 1-1 लीटर मिला लिया। अब देखो नॉर्मेलिटी किसकी बात करें, नॉर्मेलिटी NaOH की। NaOH के पहले इक्विवेलेंट निकाल लेते, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है। सो इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना है, मान लेते हैं कि दोनों के 1-1 लीटर है। सो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इक्विवेलेंट होता है, तो यहां पे नॉर्मेलिटी हो गई इसकी 0.1 इंटू 1, 0.1 इंटू 1। सिमिलरली यहां निकाल लो इक्विवेलेंट ऑफ HCl। इक्विवेलेंट ऑफ HCl की बात करेंगे तो नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब 0.01 इंटू 1। तो ऑब्वियस दिख रहा है कि NaOH के इक्विवेलेंट ज्यादा है, NaOH के इक्विवेलेंट ज्यादा है, तो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, ये आ जाएगी 0.1 माइनस 0.01 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, हमने 1-1 लीटर माना था, तो 2 लीटर डिवाइड बाय 2। अब आप क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी से क्या निकाल लेंगे, पीएच का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पीएच निकालना है। अब एक बात समझो कि डेफिनेटली क्योंकि आपके पास NaOH ज्यादा है, तो NaOH ज्यादा है तो 7 तो आंसर हो नहीं सकता, बेसिक है तो 2 आंसर नहीं हो सकता, 1 आंसर नहीं हो सकता। ऑब्वियस आंसर क्या आना चाहिए, 12.65 आना चाहिए। आप डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन के भी कर सकते हो, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, 7 नहीं होगा, 7 से ज्यादा होगा पीएच, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक नेचर का था। यहां निकालते हैं, 1 ml के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर पीएच अगर 4 हो तो 1 ml में H प्लस आयन कितने होंगे। तो देखो सबसे पहले H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ पीएच, जो भी पीएच होता है। सो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 4, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4। अब ये जो कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी है, मतलब ये 1000 ml में है, सो 1000 मतलब 10 टू द पावर 3 ml के अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है 10 टू द पावर -4 H प्लस आयन अवेलेबल है। सो 1 ml में कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3, मतलब 10 की पावर -7। तो 10 की पावर -7 इज द करेक्ट आंसर, ये आंसर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आयनिक प्रोडक्ट बोले तो वाटर KW,
310 केल्विन पे जब लेके गए तो ये कितना हो गया 2.7 इंटू 10⁻⁻14 हो गया, मतलब 10⁻⁻14 से बढ़ गया तो पीएच स्केल कम हो जाएगी। इसका अगर हम KW का PKW निकाल लें तो ये हो जाएगा PKW वैल्यू इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ 2.7 इंटू 10⁻⁻14। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस लॉग ऑफ 2.7 माइनस माइनस ये प्लस 14 हो जाएगा। 14 में से इतनी वैल्यू कम हो रही है, 2.7 के समथिंग वाली वैल्यू कम हो रही है, तो ये आएगा लगभग 13.4 मतलब 13.6 के आसपास कम हो जाएगा। तो उससे आधा करेंगे तो 6.7 समथिंग कुछ आएगा। तो ये आंसर आपका सेकंड होना चाहिए न्यूट्रल के लिए, क्योंकि जब ये आधा करेंगे इसका आधा PKW का जो आधा होता है वो ही H+ आयन और OH आयन का कंसंट्रेशन है। तो स्केल अब इस रेंज में आ गई है और उसका एग्जैक्ट आधा आपका न्यूट्रलिटी पॉइंट होता है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन? H+ आयन का कंसंट्रेशन निकालना है, कहां पे निकालना है? विनेगर में निकालना है, जबकि पीएच कितना दिया गया है। सो देखो वंस अगेन H+ आयन का कंसंट्रेशन बराबर क्या हो जाएगा, बोलो प्यारे बच्चों? एंटी लॉग ले लेना है किसका? पीएच का 3.76, इसका एंटी लॉग ले लेना है। सो इसको एंटी लॉग लेंगे और इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस पीएच करना है ना, यहाँ पे भी ऐसा ही करना है क्योंकि माइनस होता है वो, माइनस ऑफ पीएच, माइनस था ना लॉग में, यहाँ माइनस पीएच आएगा तभी पावर -4 आएगी ना, राइट। तो माइनस ऑफ पीएच करना है। सो H+ आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा एंटी लॉग, इसको मैं लिख सकता हूं -4 प्लस 0.24, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एंटी लॉग हो गया 10⁻⁻4 प्लस का एंटी लॉग हो गया मल्टीप्लाई का साइन और 0.24, मतलब ये वैल्यू log 2 से छोटी है, मतलब ये 1.7 समथिंग होगी, 1.74 इंटू 10⁻⁻4। तो आंसर तुम्हारा फर्स्ट होना चाहिए। समझे मेरे प्यारे बच्चों? क्या दिया है देखो के, देखो Ka का वैल्यू बढ़ता है, ध्यान से सुनना, Ka का वैल्यू जिसका ज्यादा होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है और पीएच का वैल्यू कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका बड़ा है? Ka का वैल्यू किसका सबसे बड़ा दिख रहा है? पावर -4, मतलब ये वाला दिख रहा है। Ka का वैल्यू सबसे बड़ा किसका दिख रहा है? रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो कौन कौन से सॉल्यूशन है यहाँ पर Ka के लिए? एसिटिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड। तो Ka सबसे ज्यादा किसका है? फॉर्मिक एसिड का है, तो उसका पीएच सबसे कम होना चाहिए, फॉर्मिक एसिड का पीएच सबसे कम होना चाहिए। तो सबसे बाद में फॉर्मिक एसिड आएगा, उससे ज्यादा फिर ये वाला दिख रहा है तो ये एसिटिक एसिड आएगा भैया, एसिटिक एसिड, और उसके बाद आपकी हाइपोक्लोरस एसिड आएगी, हाइपोक्लोरस एसिड। ध्यान रखना Ka वैल्यू बढ़ता है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है और पीएच कम होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर सेकंड होना चाहिए। आई समझ में बात? तो इस तरह से करेंगे न्यूमेरिकल्स किसके? आयनिक इक्विलिब्रियम के। आयनिक इक्विलिब्रियम के और भी कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए मिशन 111 के साथ आपको बने रहना है। अभी और बहुत कुछ सीखना बाकी है इस चैप्टर के अंदर, जैसे कि बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, बफर के पीएच कैसे निकाले जाते हैं, वीक एसिड के पीएच कैसे निकाले जाते हैं, वीक बेस के पीएच कैसे निकाले जाते हैं, या सॉल्ट हाइड्रोलिसिस किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए तो हमने निकालना सीख लिया है न्यूमेरिकल्स के थ्रू अभी, लेकिन बाकी जो पीएचएस है वो कैसे निकाले जाएंगे, या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, प्रिसिपिटेशन कैसे बनेगा, इन सब के बारे में चर्चा जारी रहेगी अगले लेक्चर के अंदर। आपको बने रहना है मिशन 111 में। तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, बाय बाय।